नमस्कार, सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ गया हूं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उन सभी के लिए जो रेलवे में कार्यरत हैं और अपने घर से कहीं दूर कार्यरत हैं और अपने घर के आसपास में वो नौकरी करना चाहते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। तो उनके ट्रांसफ़र से रिलेटेड, रेलवे कर्मचारियों के ट्रांसफ़र से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये अपडेट है और उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। चलिए, इसमें जैसा कि रेलवे ट्रांसफ़र रूल्स बदल गए हैं, अब एनओसी भी नहीं चाहिए और ऑटो ट्रांसफ़र एचआरएमएस से हो जाएगा। 15 दिन में रिलीविंग करना है और 20 साल वाले जो 20 साल प्लस जिनका सर्विस हो चुका है वो एम्प्लॉय टॉप प्रायोरिटी में रहेंगे। तो एक नया ऑफिशियल जो है सर्कुलर आया है रेलवे बोर्ड का, तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और उसी सर्कुलर का जो है हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। और देखिए, ये रहा आपका सर्कुलर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये है आपका आरबी नंबर जो है देख सकते हैं यहाँ पे 61/2026 है। ये रेलवे बोर्ड के द्वारा ये जारी किया गया और डेट देख सकते हैं, बिल्कुल आज का डेट है 22 जुलाई 2026 है डेट का। यहाँ पे देखिए सभी जनरल मैनेजर जो है ऑल जोनल रेलवे जो प्रोडक्शन यूनिट्स के सभी को जो है लिखा गया है। और उसके बाद देख सकते हैं सब्जेक्ट में ट्रांसफ़र पॉलिसी फॉर प्रायोरिटाइजिंग ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र ऑफ नॉन गैजेटेड रेलवे एम्प्लॉइज हैविंग मोर देन 20 ईयर्स प्लस रेगुलर सर्विस। तो जिन भी कर्मचारियों के रेलवे कर्मचारियों के 20 साल से अधिक सर्विस हो चुका है उनको जो है प्रायोरिटी में रखा जाएगा। उससे रिलेटेड ये जो है दिया गया है रेफरेंस वगैरह, जो पहले जो है ट्रांसफ़र रिलेटेड जो भी रूल है वो उसका रेफरेंस दिया गया है। उसके बाद अभी हम लोग चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफर ऑफ नॉन गैजेटेड रेलवे एम्प्लॉइज हैव बीन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पे जो है ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र से संबंधित जो है नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय के ट्रांसफ़र से संबंधित जो है यहाँ पे सर्कुलर जारी किए जाते रहे हैं। और अभी करेंट प्रोसीजर के हिसाब से ट्रांसफ़र जो है एम्प्लॉय का वो उनके कैटेगरी के और उनके प्रायोरिटी के आधार पे जो है असाइन किया जाता है। और डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, किस डेट में आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसी के हिसाब से आपको जो है प्रायोरिटी प्रोवाइड की जाती रही है। एप्लीकेशन आर फॉरवर्डेड टू इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बेस्ड ऑन वैकेंसी पोजीशन इन द रिलीविंग यूनिट। और वैकेंसी पोजीशन के आधार पर जो है आपका फॉरवर्डिंग किया जाता है। आपको जो है वो प्रायोरिटी नंबर भी असाइन किया जाता है। और नो एनओसी मिलने के बाद जो जहाँ पे आप ट्रांसफ़र लगा रहे हैं एक्सेप्टिंग जो यूनिट है वहाँ से जब आपको एनओसी मिलता है तब ट्रांसफ़र ऑर्डर जो है यहाँ से आपको निकाला जाता है। तो उसी सिलसिले में जो है ये क्या किया गया है, मेन जो पॉइंट है आपको 2 नंबर पॉइंट पे अभी देखेंगे हम लोग। इट हैज़ अकाउंटली बीन डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ए न्यू कैटेगरी ऑफ ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। एक नया कैटेगरी जो है उसको जो है लाया जाएगा जिसमें प्रायोरिटी बेसिस उनको उस रेलवे एम्प्लॉयज़ को, नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉय को दिया जाएगा जिनका जो 20 साल से ज़्यादा रेगुलर सर्विस हो चुका है। और ये जो है एम्प्लॉय के हित में होगा। दिस विल बी एम्प्लॉय फ्रेंडली मेजर डिजाइन टू इंश्योर दैट रिक्वेस्ट एम्प्लॉय हु हैव सर्व्ड रेलवे, जो कि रेलवे को 20 साल से ज़्यादा जो है सर्विस कर चुके हैं उनको जो है टॉप प्रायोरिटी देके और उनको जो है उनके जो लंबी सर्विस है उसको जो है रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि कुछ मोडालिटीज़ होंगी, इसमें कुछ बदलाव की देखिए क्या क्या इसमें रहेगा, कंडीशंस वगैरह यहाँ पे दिया हुआ कि द मोडालिटीज ऑफ न्यू पॉलिसी फॉर प्रायोरिटाइजिंग ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज विथ मोर देन 20 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस आर डिटेल बिलो। इसमें क्या रहेगा तो यहाँ पे नीचे में आपका दिया हुआ है। फर्स्ट है कि द एम्प्लॉइज सीकिंग ट्रांसफर शैल कंटिन्यू टू अप्लाई फॉर ट्रांसफर टू द डिजायर्ड जोन रेलवे डिवीजन यूनिट और एचआरएमएस पोर्टल। जैसा कि पहले ट्रांसफ़र आप लगाते थे ठीक उसी प्रकार से आपको जो एचआरएमएस से ट्रांसफ़र लगाना है। और हर महीने के पहली तारीख को जो है एचआरएमएस ऑटोमेटिक रूप से अपने ही ऑटोमेटिक रूप से वो जो है प्रायोरिटी लिस्ट को जो है कंसोलिडेटेड प्रायोरिटी लिस्ट जनरेट करेगा उन एम्प्लॉयज़ का जिनका जो है 20 साल या उससे ज़्यादा का रेगुलर सर्विस हो गया है, 20 साल से ज़्यादा रेगुलर सर्विस हुआ है। और हु हैव सर्व्ड ट्रांसफ़र ऑफ ओन रिक्वेस्ट, जिन्होंने कि ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगा रखा है उसका जो है वो अपना कंसोलिडेटेड एक लिस्ट तैयार करेगा ऑटोमेटिक एचआरएमएस से। और ये जो प्रायोरिटी लिस्ट है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है वो जनरेट होगा। पहला, कैटेगरी वाइज प्रायोरिटी लिस्ट सेल बी जनरेटेड फॉर ईच एक्सेप्टिंग यूनिट, मतलब जहाँ पे ट्रांसफ़र लगाया गया है जिस जगह के लिए वहाँ के एक्सेप्टिंग यूनिट के अनुसार से एक कैटेगरी वाइज प्रायोरिटी लिस्ट आपका जो है जनरेट होगा। यानी यूआर का है, यूआर का, एससी का अलग, एसटी का अलग, इस तरह से अलग जो है वो उसको ध्यान में रखते हुए जनरेट होगा। प्रायोरिटी लिस्ट फॉर ट्रांसफर शैल बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि जो जिनका भी 20 साल से ज़्यादा सर्विस है तो उसको जो है नंबर ऑफ़ ईयर्स कितना सर्विस हुआ है टोटल सर्विस उसके घटते हुए क्रम में, यानी कि जिनका 25 साल हुआ होगा उनको पहले रखा जाएगा, जिनका 24 साल हुआ होगा उसके नीचे, 23 साल उसके नीचे, 22 साल उसके नीचे, 21 साल, इस तरीके से जो है
जिनकी सबसे ज़्यादा सर्विस 20 साल से से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा सर्विस होगी वो ऊपर में रहेंगे। एक बार जो है ये लिस्ट जनरेट हो जाएगा तो उसके बाद जो है ट्रांसफ़र ऑर्डर जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे निकाला जाएगा और वैकेंसी अवेलेबल इन द एक्सेप्टिंग शैल बी ऑटोमेटिकली इशूड। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आप लोगों के लिए कि यहाँ पर जो है आपको ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वंस द मंथली प्रायोरिटी लिस्ट इज जनरेटेड इन HRMS इन टर्म्स ऑफ पैरा 3.2 एंड 3, ये वाला पॉइंट की बात करें 2 और 3 की, अगर जब एक बार जनरेट हो जाएगा तो इस ट्रांसफर ऑर्डर स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी टू द एक्सटेंट ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन द एक्सेप्टिव यूनिट शैल बी ऑटोमेटिकली इशूड ऑन HRMS। ऑटोमेटिकली इशू कर दिया जाएगा और जो एक्सेप्टिंग यूनिट है वहाँ से NOC की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है कि अब HRMS में सबका वैकेंसी पोजीशन जो भी यूनिट हैं वो सब अपना वैकेंसी पोजीशन और जो करेंट एम्प्लॉई हैं उनका वो सब कुछ डेटा जो है HRMS में फिल रहता है। तो वहाँ से वैकेंसी ऑटोमेटिक ये जो है HRMS फेच करेगा और उस वैकेंसी के आधार पर जो है जो प्रायोरिटी लिस्ट जनरेट होगा उसके हिसाब से जो ऑटोमेटिक जो है उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑर्डर जनरेट हो जाएगा और उसमें जो है एक्सेप्टिंग यूनिट की तरफ से NOC की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे सीट खाली है तो ये अब ऑटोमेटिक जो है ये ट्रांसफ़र ऑर्डर जनरेट हो जाएगा और ऑटो ट्रांसफ़र ऑर्डर जैसे ही HRMS पे जनरेट होगा उसके बाद जो है एम्प्लॉय विल बी फिजिकली रिलीव, उनको फिजिकली रूप से छोड़ा जाएगा। जैसा कि अभी का प्रोसीजर चला है ठीक उसी प्रोसीजर के हिसाब से, और 15 दिन के अंदर अगर ऑटो ट्रांसफ़र ऑर्डर निकलेगा उसके 15 दिन के अंदर ही रिलीज़ कर देना है कर्मचारी को, ठीक है, उनके ब्रांच ऑफिसर या JG ऑफिसर हैं जो उनके द्वारा। और फिजिकल रिलीविंग जो है एम्प्लॉय का मे ओनली बी पुट ऑन होल्ड, मतलब कि कुछ सर्कमस्टांसेज में ही उनको रोका जा सकता है। जैसा कि वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेज हैं उसकी बात करेंगे हम लोग, देखेंगे। अगर एम्प्लॉय का कोई D&AR डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स या विजिलेंस केस कोई पेंडिंग है या फिर प्रॉपर हैंडिंग ओवर नहीं हुआ है कोई, मतलब स्टॉक सीट्स का, मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड कोई अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसका हैंडिंग ओवर नहीं हुआ है तो उस केस में रोका जा सकता है। और उस केस में क्या होगा कि अगर कोई उनका रिलीवर नहीं भी आता है तो भी ये कंट्रोलिंग ऑफिसर JG या ब्रांच ऑफिसर जो है एक किसी स्टाफ को नॉमिनेट करेंगे जो कि इस हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर फॉर्मेलिटी को पूरा करेगा। और किसी भी परिस्थिति में 1 महीना से ज़्यादा जो है उसको जो है डिले नहीं किया जाएगा हैंडिंग ओवर के आधार पर, मतलब नहीं हुआ है तो 1 महीने से ज़्यादा उनका फिजिकल रिलीविंग जो है डिले नहीं किया जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉय डज नॉट हैव द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो उस केस में भी जो उनको होल्ड करके रखा जाएगा, ठीक है। और केसेज ऑफ ऑल सच एम्प्लॉइज हुज फिजिकल रिलीविंग हैज़ बीन पुट ऑन होल्ड विल बी रिव्यूड एवरी मंथ, और हर महीने जो है DRM लेवल पे जो है उनको देखा जाएगा, जो भी केसेज होल्ड किए हुए हैं जिनका रिलीविंग ऑर्डर अभी रोका गया है हर महीने जो है DRM लेवल पे देखा जाएगा। और केस ऑफ एम्प्लॉइज नॉट हैविंग द रिक्विजाइट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और वैसे एम्प्लॉय जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होने के कारण जो रोका गया है उनका जो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा HRMS और उनका जो है ट्रांसफ़र ऑर्डर जो है कैंसिल कर दिया हो जाएगा। ट्रांसफर अंडर द न्यू 20-year स्कीम शैल बी कंसीडर ओनली फॉर चेंज ऑफ प्लेस एंड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी ऑफ डिपार्टमेंट शैल बी कंसीडर अंडर द स्कीम। इसका मतलब है कि ये केवल प्लेस के लिए आपका ट्रांसफ़र जो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होगा या 20 साल वाला जो प्रायोरिटी दिया जाएगा ये सिर्फ आपको लोकेशन, मतलब जगह के चेंज के लिए। आप सोचेंगे कि डिपार्टमेंट का चेंज कर ले या कैटेगरी का चेंज कर ले तो उसके लिए जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये भी लिखा हुआ है कि वैसे कर्मचारी जो कि लाइन में है, ओपन लाइन में है और वो प्रोडक्शन यूनिट या वर्कशॉप में ट्रांसफ़र लगा रहे हैं तो फिर उसमें ये 20 साल वाला जो क्राइटेरिया है ये लागू उन पर भी नहीं होगा। अदर देन द प्रोसीजर डिटेल्ड अबव एक्सटेंड रूल्स गवर्निंग ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफर शैल कंटिन्यू टू अप्लाई एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर द 20 ईयर्स। जो बाकी इसके अलावा जो भी ऐसे एम्प्लॉई हैं जिनका 20 साल के अंदर वाले सर्विस है उनका जो है नॉर्मली जो भी पहले से चलता आ रहा है रूल वही रूल जो है लागू रहेगा। ट्रांसफर अंडर द न्यू 20 ईयर्स स्कीम शैल बी कंसीडर ओनली फॉर चेंज ऑफ प्लेस, वही बात है कि केवल जगह का चेंज के लिए होगा और डिपार्टमेंट और ये सब चेंज के लिए नहीं होगा। उसके बाद द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर इंक्लूड इंटर एरिया प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन मेंटेनेंस ऑफ प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ NOC फ्रॉम द एक्सेप्टिंग यूनिट शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू एम्प्लॉयज विथ लेस देन 20 ईयर्स ऑफ सर्विस। अब वैसे जो कर्मचारी जिनका 20 साल से कम सर्विस है तो उनके लिए जो वही प्रक्रिया जो पहले अपनाया जा रहा था वही अपनाया जाएगा। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ 20 ईयर्स स्कीम वुड रिक्वायर रेडीनेस ऑफ HRMS इन ऑल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग हैविंग ऑल डिटेल, मतलब कि इसके जो 20 साल वाला ये जो स्कीम लाया जा रहा है 20 साल से जिनका अधिक सर्विस है
तो उसके लिए जो है HRMS को पूरी तरह से रेडी होना चाहिए, जैसे कि उसमें HRMS में डिटेल्स ऑफ पोस्टिंग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अदर जो जरूरी डिटेल्स हैं वो सारे जो है HRMS में अपडेट होने जरूरी हैं। देयरफॉर द स्कीम शैल बिकम ऑपरेशनल, इसलिए तब ऑपरेशनल होगा कब से, विथ इफेक्ट फ्रॉम 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस पॉलिसी सर्कुलर इनेबलिंग द HRMS टीम एज वेल एज द, मतलब कि इसीलिए वो सारे अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए ये जो है 2 महीने बाद, यानी कि आज जो है 22 जुलाई 2026 को ये किया गया है, तो 22 सितंबर 2026 से जो है ये इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और द HRMS टीम एज वेल एज द वेरियस यूनिट्स ऑफ इंडियन रेलवेज टू बी रेडीनेस फॉर ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द स्कीम, ताकि ये समय इसलिए है दिया गया कि HRMS टीम भी रेडी हो जाएगा और भी जो रेलवेज हैं, रेलवेज की यूनिट्स हैं वो भी जो है इस स्कीम को जो है ऑपरेशनलाइज करने के लिए रेडी हो जाए। तो ये सब बहुत मतलब अच्छा खबर है उनके लिए जो बहुत दिनों से जो है ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो ट्रांसफ़र लगा के रखे हुए हैं और वहाँ एक्सेप्टिंग जो है उनका NOC नहीं आ रहा है एक्सेप्टिंग यूनिट से, जहाँ का लगा कर रखे हैं, या फिर यहाँ से आपको रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। तो वैसे कर्मचारी जिनका 20 साल से ज़्यादा का रेगुलर सर्विस हो गया, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है आपका दिशा निर्देश साबित होगा और उनको जो है ट्रांसफ़र अब जल्दी हो पाएगा। तो आशा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है चैनल पर मौजूद है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का